हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। ओके, हम लोग आज अपने हिस्ट्री के पहले चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टॉपिक नंबर 6 रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ और कंक्लूजन को डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसी टॉपिक के साथ। तो हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। हम ये समझेंगे कि कैसे पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट अपने डिसीजन के थ्रू, अपने लॉज के थ्रू कैसे लोगों के डेली लाइफ को गाइड करती है, या गवर्नमेंट के डिसीजन किस तरीके से पब्लिक को नेशनल फीलिंग के लिए, नेशनल फीलिंग कह सकते हैं आप, पॉलिटिकली अवेयरनेस कह सकते हैं, या पॉलिटिकल अवेयरनेस, गवर्नमेंट अपने लेवल से कैसे डिसीजन लेके लोगों के डेली लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकती है जैसे वो चाहती है। हम ये देख रहे हैं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या किया है, लोगों को राइट्स प्रोवाइड किए हैं। ओके, सरकार ने कानून बना के लोगों को राइट्स दिए हैं। गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉ एंड प्रोवाइडेड राइट्स टू इट्स सिटीजन। कानून बना के यहाँ पे लोगों को राइट्स दिए गए हैं, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। ठीक है, गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है और कोशिश की कि ये जो आइडिया है इसको लोग अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सके। ओके, लोग इस चीज़ को, ये जो आइडियाज़ हैं, आदर्श हैं, इसको अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस अच्छे से कर सके लोगों को। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने सेंसरशिप को ख़त्म किया। सेंसरशिप मीन्स क्या हो गया कि रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सप्रेशन। रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सप्रेशन, यहाँ पे आप ऐसा कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं किसी भी मोड से, चाहे वो राइटिंग में हो, चाहे वो सॉन्ग में हो, पिक्चर में हो, नॉवेल में हो, बुक में हो, किसी भी तरीके से आप कुछ ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, सेंसरशिप। सेंसरशिप इज अ मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट एनी एक्सप्रेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी और एनी एक्सप्रेशन दैट क्रिटिसाइजेज गवर्नमेंट और इट्स पॉलिसी। ओके, सो सेंसरशिप मतलब आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म कर देना। यहाँ पे जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट है, उन्होंने देखिए क्या आया था हमारे पास, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, याद है ना, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। यहाँ पे ये माना गया कि हर एक आदमी के पास, हर नागरिक को एक्सप्रेशन का राइट्स मिलना चाहिए, उसे ये इसका फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने फ्रेंच सिटीजन को क्या दिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बाद क्या हुआ कि फ्रांस में बहुत सारी बुक्स पब्लिश की गई, पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर्स। आर्टिस्ट जो थे, फ्रेंच आर्टिस्ट, उन्होंने पेंटिंग्स के थ्रू, बहुत सारे वेरियस फॉर्म ऑफ आर्ट्स के थ्रू अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस किए। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज़ कह सकते हैं। वो उनके जो भी ओपिनियन थे उन्होंने अपने आर्ट्स के थ्रू एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया। बहुत बड़े स्केल पे लोग, अब फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो पॉलिटिकली काफ़ी अवेयर हो चुकी थी। शहरों में बुक्स बहुत बड़े स्केल पे पब्लिश होने लगे, यही बुक्स फ्रांस के कंट्री साइड में भी जाने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हुई है। अब इस कंडीशन में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ही क्या हुआ कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी व्यू रख सकते हैं। तो क्रिटिसाइजिंग ऑफ गवर्नमेंट वाज नो मोर अ क्राइम।
क्रिटिसाइजिंग ऑफ गवर्नमेंट वाज अलाउड इन रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट। बात समझ में आ रही है ना कि आज़ादी के बाद नए रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट में लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उन राइट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट था। ओके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि अब जो भी आर्टिस्ट हैं, एक नॉर्मल सिटीजन भी गवर्नमेंट के पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर सकता है। हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो कंक्लूजन आता है उसमें हम ये देखते हैं अब फ्रांस में क्या होता है कि 1804 में फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रांस का राजा बनता है। ठीक है, ही क्राउन्ड हिमसेल्फ इन 1804। नेपोलियन ये सोचता है कि देखिए फ्रांस में जो भी चेंजेज आए हैं, जो भी नए आइडियाज़ आए हैं, चाहे इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, पॉलिटिकल राइट्स हो, तो फ्रांस में ये आइडिया पहली बार आए हैं। तो फ्रांस का ये मोरल ड्यूटी है कि यूरोप के और पार्ट में, मोरल ड्यूटी है ये फ्रांस का कि यूरोप के और पार्ट्स में इस आइडियाज़ को पहुंचाया जाए। राइट्स यूरोप के हर रीजन में जहाँ पे भी मोनार्कियल सिस्टम है, जहाँ पे भी फ्यूडल सिस्टम है, उस तक ये आइडियाज़ पहुँचाए जाने चाहिए। ठीक है, नेपोलियन ने फ्रांस में राजा बनते ही कुछ इफ़ेक्टिव डिसीजन लिए, जिसमें सबसे पहला डिसीजन हम देखते हैं कि इसने क्या किया है, यूनिफॉर्मिटी लाई है, यूनिफॉर्मिटी इन वेट एंड मेजरमेंट। उसके बाद नेपोलियन ने क्या किया है, वहाँ पे जो फ्यूडल सिस्टम है, फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया। ओके, यहाँ पे इसने फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। राइट टू प्रॉपर्टी दिया लोगों को, राइट टू प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को इसने मोटिवेट किया। ठीक है, और इसके बाद नेपोलियन ने एक कैंपेन लॉन्च किया, एक कैंपेन सेट किया। वो कैंपेन ये था कि यूरोप के और भी पार्ट्स में नेपोलियन फ्रांस रिवॉल्यूशन के मैसेज को ले जाएगा। फ्रांस रिवॉल्यूशन का जो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो मैसेज हैं, जो आइडियाज़ हैं, उसको यूरोप में भी स्प्रेड किया जाएगा। तो यूरोप के जो और पार्ट्स के लोग थे उन्हें ये लग रहा था कि फ्रांस एक मोरल ड्यूटी कर रहा है। तो स्टार्टिंग में फ्रेंच आर्मी को सपोर्ट भी मिला यूरोपियन लोगों से, यूरोप के और देशों से इसको सपोर्ट भी मिला। बट लेटर दे रियलाइज दैट फ्रेंच आर्मी अंडर नेपोलियन वाज नॉट डूइंग अ सर्विस टू ह्यूमैनिटी, नॉट स्प्रेडिंग द राइट्स, बट दे वर जस्ट एक्सपेंडिंग देयर ओन टेरिटरी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि देखिए, नेपोलियन जो ये बोस्ट कर रहे हैं अपने मिशन को, अपने कैंपेन को, कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज़ को यूरोप तक पहुंचा रहे हैं, रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी में क्या है, वास्तविकता क्या है कि फ्रांस अपना टेरिटरी बढ़ा रहा है, यूरोप के और हिस्सों को जीत के अपना जियोग्राफिकल टेरिटरी, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी बढ़ा रहा है। तो जो भी यूरोप के कंजर्वेटिव लोग थे, जो कंजर्वेटिव इन द सेंस कि यूरोप के वैसे रूलर्स जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे, जो मोनार्की में बिलीव करते थे, दे यूनाइटेड अगेंस्ट नेपोलियन। देखिए, यूरोप के वो हिस्से जहाँ पे अभी भी मोनार्की एग्जिस्ट कर रही है, यूरोप के और हिस्सों में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरह लोग रिएक्ट करते हैं। जैसे फ्रेंच सिटीजन ने किया था वैसे उनके यहाँ पे भी लोग करेंगे, तो उनके रूल के लिए ये थ्रेट होगा। तो जो भी कंजर्वेटिव, जो भी मोनार्की सिस्टम में यकीन करने वाले जो रूलर्स थे, वो सब कंबाइंड हुए, यूनाइट हुए और नेपोलियन बोनापार्ट के अगेंस्ट वो खड़े हुए। ठीक है, वो सब मिल के नेपोलियन बोनापार्ट को, एक हिस्टोरिकल वॉर हुआ था, आप सबको पता है, 1815 बैटल ऑफ वाटरलू। उसमें नेपोलियन को उन्होंने क्या किया, डिफीट किया और बाद में नेपोलियन मारा गया। ठीक है, हम बात करते हैं अगर लीगेसी की। देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की लीगेसी क्या है? लीगेसी मतलब वसीयत। वसीयत का मतलब जैसे आप, हमारे दादाजी से हमारे पिताजी को जो प्रॉपर्टी मिली वो वसीयत है दादाजी की, आपके पिताजी से जो आपको मिलेगी वो आपके पिताजी की वसीयत है। तो वसीयत मतलब आप कह सकते हैं
कि जो मिल रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से दुनिया को क्या मिला है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से दुनिया को क्या मिला है, आइडिया ऑफ इक्वालिटी, आइडिया ऑफ लिबर्टी, आइडिया ऑफ फ्रैटर्निटी। ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दुनिया को किस चीज़ का मैसेज दिया है, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी का। क्लियर है। देखते हैं कि इसके अलावे आप देखिएगा तो हमारे इंडिया में देखिए इसने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया, इंस्पायर्ड यूरोप एज वेल एज द वर्ल्ड, एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए यूरोप के अलावे और देशों में दुनिया के अन्य हिस्सों के लोगों को भी मोटिवेट किया कि लोग अपने राइट्स के लिए खड़े हो, लोग अपने राइट्स को गेन करें, और उसके लिए अगर रिवॉल्यूशन करना पड़ता है, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड करना पड़ता है तो किया जाना चाहिए। हमारे इंडिया में आपने नाम सुना है राजा राम मोहन राय का, बहुत ही प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर हैं। तो राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान, ये मैसूर के रूलर थे। तो ये दोनों इंडियन पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज़ को एप्रिसिएट किया। ओके, राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान, इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज़ को इंडिया में भी एप्रिसिएट किया, और ये भी चाह रहे थे कि जैसे फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपने लोगों को राइट्स दिया है वैसे ही राइट्स इंडिया में भी दिए जाने चाहिए। ओके, तो हम एक बार जल्दी से अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि फ्रांस की गवर्नमेंट जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने लोगों को पॉलिटिकल राइट्स दिए हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है, जिसका रिजल्ट ये आता है कि अब लोग अपने आइडियाज़ को डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे थे। लोगों के अंदर रीडरशिप बढ़ा, लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ा है। ओके, हमने उसके बाद कंक्लूजन क्या देखते हैं, कंक्लूजन ये देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बनता है 1804 में। उसके बाद वो एक कैंपेन लॉन्च करते हैं पूरे यूरोप में, ये कह के कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो मैसेज हैं वो पूरे यूरोप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, अपने इस कैंपेन से वो अपने ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के मोटिव को फुलफ़िल कर रहे थे। यूरोप के जो भी कंजर्वेटिव पावर्स हैं वो नेपोलियन के अगेंस्ट स्टैंड किए, नेपोलियन के अगेंस्ट इकट्ठा हुए। रिजल्ट क्या निकला कि उन्होंने नेपोलियन को हरा दिया। और अगर पूरी दुनिया में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की लीगेसी की बात करते हैं तो इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, भाईचारा, ये मैसेज मिला है पूरी दुनिया में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दुनिया के और हिस्से में लोगों को मोटिवेट किया रिवॉल्यूशन के लिए, और हमारे इंडिया में राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडिया को काफ़ी एप्रिसिएट कर रहे थे। तो हमारा ये टॉपिक आज यहीं ख़त्म हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा। अगर फिर भी कहीं कोई टॉपिक में प्रॉब्लम रह जाती है तो उसे प्लीज़ आप जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है उस पर आप मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द सपोर्ट।